आज कहानी देश की पहली एयरलाइन कंपनी की सफलतापूर्वक कैसे उसने दुनिया भर में सफर किया। उसके बाद सरकार ने उस कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण के बावजूद उस कंपनी ने सालों तक झोला भर भर के सरकार को मुनाफा दिया, लेकिन उसके बाद सरकार ने कुछ उदारीकरण किया और बाजार में नई कंपनियां आ गई। फिर सरकार की ही नीतियों के चलते वो कंपनी दिन ब दिन घाटे में धंसती चली गई। उसके बाद सरकार ने उसे प्राइवेट हाथों में देने के लिए सोचा फिर से, लेकिन 20 सालों तक उसे कोई खरीदार नहीं मिला। लेकिन अब आखिरकार उसे एक खरीदार मिला है, और खरीदार भी कौन? वही जिसने उस कंपनी की नींव रखी थी। आज बात टाटा एयर मेल की। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मेरा नाम सुषमा सिंह है। कोविड के वक्त मेरे हस्बैंड की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी, जिसके कारण बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी टेस्टिंग वगैरह के लिए। तो मैं हनुमान ऐप डाउनलोड कर और हनुमान से कांटेक्ट की, और उसके बाद वहाँ से लोग आए तो मैंने RT-PCR टेस्ट करवाया था अपने हस्बैंड का। मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगी कि हाँ, आप हनुमान ऐप डाउनलोड करें और स्वास्थ्य से रिलेटेड सारे चीज़ आप वहाँ सुविधा अवेलेबल ले सकते हैं। हिंदुस्तान की पहली एयरलाइन कंपनी टाटा एयर मेल, जिसको आज से 88 साल पहले साल 1932 में दो नौजवानों ने मिलकर शुरू किया था। उनके नाम थे रॉयल एयरफोर्स के पूर्व पायलट नेविल विंसेंट और उनके दोस्त जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा, छोटे में पढ़े तो JRD टाटा। टाटा भारत के पहले सिविल एविएशन पायलट थे। ये वक्त था जब इंग्लैंड से हवाई डाक सिर्फ कराची तक पहुंच पाते थे, और उसे कराची पहुंचाने का जिम्मा था इंपीरियल एयरवेज का। इंपीरियल एयरवेज ने कराची से डाक को मुंबई तक पहुंचाने का जिम्मा इन दोनों नौजवानों को दिया। तो JRD टाटा और विंसेंट ने इंपीरियल एयरवेज का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके टाटा एयर मेल नाम की कंपनी खोल दी। 2 सेकेंड हैंड सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट खरीदे। इस कंपनी में कुल 11 लोगों का स्टाफ था, 2 पायलट, 3 इंजीनियर, 4 कुली और 2 चौकीदार। टाटा एयर मेल ने पहली उड़ान भरी 15 अक्टूबर 1932 को कराची से मुंबई तक। इसे उड़ाया खुद JRD टाटा ने। शुरुआत में ये एयरलाइन सिर्फ मेल ले जाने का काम करती थी, लेकिन बाद में इसने यात्रियों को भी लाना ले जाना शुरू कर दिया। 1938 तक कंपनी का नाम टाटा एयरलाइंस हो गया, और इसी साल टाटा एयरलाइंस ने अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान भरी भारत से श्रीलंका की। 29 जुलाई 1946 को टाटा एयरलाइंस को पब्लिक लिमिटेड बना दिया गया। पब्लिक लिमिटेड माने पब्लिक कंपनी, यानी कोई भी आम नागरिक अब इसकी हिस्सेदारी खरीद सकता था। जब कंपनी पब्लिक लिमिटेड हुई तो इसका नाम बदलकर एयर इंडिया रख दिया गया। फिर जब एयर इंडिया ने मुंबई, लंदन और अन्य अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के साथ सरकार के साथ पार्टनरशिप करी तो एयर इंडिया इंटरनेशनल का गठन हुआ। डील के अनुसार सरकार ने टाटा को एयर इंडिया को अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट ऑपरेट करने की इजाजत दे दी, और एयर इंडिया ने 49% शेयर भारत सरकार को दे दिए। एयर इंडिया दुनिया की तमाम शानदार एयरवेज कंपनियों के साथ कंपीट कर रहा था और अच्छी सर्विसेज मुहैया करा रहा था। लेकिन हिंदुस्तान अब आजाद हो चुका था और भारत में कई और एयरलाइंस ऑपरेट होने शुरू हो गए थे। विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और युद्ध में इस्तेमाल हुए हवाई जहाज काफी सस्ते मिल रहे थे। 1952 आते आते दुनिया भर की एयरलाइंस की हालत गिरने लगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो अथाह हो गया था, लेकिन यात्री उस हिसाब से नहीं मिल पा रहे थे। इस विश्वव्यापी संकट से भारतीय एयरलाइंस को बचाने के लिए भारतीय योजना आयोग ने सभी एयरलाइंस को एकीकृत करके उनका निगमीकरण करने की सिफारिश करी। मार्च 1953 में संसद ने एयर कॉरपोरेशन बिल पारित किया, और बिल के हिसाब से 2 निगम बने। घरेलू उड़ानों के लिए राष्ट्रीयकृत विमान सेवा नाम रखा गया और इंडियन एयरलाइंस। इस बेड़े में 8 प्राइवेट करियर को एक साथ जोड़ा गया, और इसी में एयर इंडिया के डोमेस्टिक ऑपरेशंस का भी मर्जर हो गया। जबकि अंतरराष्ट्रीय विमानों को चलाने के लिए राष्ट्रीयकृत संस्था का नाम पड़ा एयर इंडिया। इसका पूरा नाम था एयर इंडिया इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। भारत में तमाम समस्याएं थी, लेकिन एयर इंडिया उनमें से एक नहीं थी। एयर इंडिया विकसित देशों की एयरलाइंस के साथ डटकर मुकाबला कर रही थी, और 1960 में एयर इंडिया ने अपनी फ्लाइट में पहला बोइंग 707-420 शामिल किया।
इस तरह जेट एयरलाइंस का इस्तेमाल करने वाली पहली एशियाई एयरलाइन बनी एयर इंडिया। 2 साल में ही एयर इंडिया दुनिया की पहली ऑल जेट एयरलाइन बन गई। तारीख थी 11 जून 1962। उस दिन तक सिर्फ एयर इंडिया ही एक ऐसी एयरलाइन थी जिसकी फ्लीट में सिर्फ जेट एयरक्राफ्ट थे। एयर इंडिया सफलता के नए कीर्तिमान गढ़ रहा था। सिंगापुर एयरलाइंस जैसी आज की बेहतरीन एयरलाइंस मानी जाने वाली कंपनियां उस समय एयर इंडिया को अपना रोल मॉडल मानती थी। 1970 के दशक तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था। साल आया 1977, मोरारजी देसाई की सरकार बनी और कुछ महीनों में ही एयर इंडिया के मैनेजमेंट में बदलाव हुआ। जेआरडी टाटा को चेयरमैन पद से हटाया जा चुका था। कहानी यहीं से बिगड़नी शुरू हुई। जेआरडी टाटा यहां पर काम महज इसलिए नहीं करते थे कि उनको बहुत सारे पैसे कमाने थे। असलियत जो थी, लोग कहते हैं कि वो महज 1 रुपए की सैलरी पर वहां काम किया करते थे। काम इसलिए करते थे क्योंकि वो अपना सपना संजो के रखना चाहते थे और पद से हटाए जाने ने उनके सपने को चकनाचूर कर दिया और एयर इंडिया के बुरे दिन यहीं से शुरू होने वाले थे। कुछ साल अभी बचे थे। इंदिरा गांधी की सरकार आई और फिर से जेआरडी टाटा को बोर्ड का सदस्य बना दिया गया। 1986 में राजीव गांधी ने रतन टाटा को एयर इंडिया का चेयरमैन बना दिया। लेकिन में देश में अब आर्थिक उदारीकरण आना शुरू हो गया था। दशक था 90 का। कई प्राइवेट कंपनियां बिजनेस में आई, मुकाबला बढ़ने लगा और एयर इंडिया घाटे में जाने लगी। 1997-98 के वित्तीय वर्ष में एयर इंडिया को तकरीबन 180 करोड़ का घाटा हुआ। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई। 2000 और 2003 के वित्तीय वर्ष में एयर इंडिया ने तगड़ा मुनाफा बनाया। इस दौरान तकरीबन 133 करोड़ का मुनाफा एयर इंडिया ने बनाया। उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार आई। शुरुआती सालों में एयर इंडिया ठीक ठाक चल रही थी। फिर यूपीए सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री बने प्रफुल्ल पटेल और एयर इंडिया ऐसी गिरी कि फिर कभी नहीं उठी। साल 2002-2003 में 135 करोड़ का मुनाफा देने वाली एयरलाइन 2006-07 में 450 करोड़ के घाटे में थी। सिर्फ एयर इंडिया ही नहीं, बाकी सारी एयरलाइंस हिंदुस्तान की घाटे में आने लगी थी। एयर इंडिया की बर्बादी के लिए कांग्रेस सरकार और प्रफुल्ल पटेल की नीतियों पर सवाल उठाए जाने लगे और एक्सपर्ट्स ने माना कि उन्होंने बिना हिसाब लगाए जरूरत से ज्यादा विमान खरीद लिए। इसके अलावा कई प्रॉफिट मेकिंग रूट से एयर इंडिया की हवाई सेवाएं बंद करवा दी। 2007 में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का मर्जर हुआ। इसमें एयर इंडिया की रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई। वो दिन है और आज का दिन है। इसके बाद एयर इंडिया कभी भी मुनाफा नहीं कमा पाई। अब सरकार हर रोज करीबन 20 करोड़ के घाटे में जाती है एयर इंडिया को चलाने के लिए और सरकार इसी घाटे से पीछा छुड़वाना चाहती थी और टाटा समूह के लिए अपनी विरासत को वापस पाने का इससे बेहतर मौका और नहीं हो सकता था। सरकार ने एयर इंडिया के साथ साथ 2 और विमानन कंपनियों को एक ही डील में बेचने के लिए बिड लगवानी शुरू की। शुरुआत में से खरीदने कोई नहीं आया, लेकिन आखिरकार टाटा समूह ने 15,000 करोड़ की बेस प्राइस से ऊपर की बोली लगाकर 100% हिस्सेदारी खरीद ली। 31 अगस्त 2021 तक एयर इंडिया पर कुल 61,562 करोड़ रुपए का कर्ज था। टाटा ने अपनी बोली से एयर इंडिया एयरवेज का 15,300 करोड़ का कर्ज उतार दिया है। अब एयर इंडिया पर कुल 46,262 करोड़ रुपए का कर्ज बचा हुआ है। इस कर्ज को लेकर के अभी कोई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है कि सरकार इसका भुगतान करेगी या टाटा को करना होगा या सरकार को इसको लेकर के नीति आएगी। लेकिन टाटा समूह ने जिस तरह से एयर इंडिया का स्वागत अपने परिवार में किया है, उस चीज से एक साफ संकेत तो है ही कि टाटा समूह एयर इंडिया को शानदार तरीके से चलाने के लिए फिर से तैयार है। आगे देखते हैं क्या होता है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।